नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर हरिद्वार से है। बादराबाद थाना क्षेत्र के बढेड़ी राजपुतान गांव में आपको बता दें, दोबारा से फिर से कोर्ट में विचाराधीन भूमि को लेकर दबंगों ने कब्जे का प्रयास किया है। और साथ ही राव कलीम ने बताया कि संबंधित भूमि उनके भाई शाह नजर के नाम दर्ज है और उसके सभी वैध दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। वहीं पीड़ित का कहना है कि भू माफिया अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं और साथ ही भू माफिया के हौसले बुलंद हैं। और ये हमारी ज़मीन है 2006 से, हम किसान हैं और खेत अपन हमारी फसल है सारी, आप मौके पे देख रहे हैं। और सारी फसल हम 2006 से आराम से किसान हैं, पीछे भी खेत हमारे हैं, ये सारी ज़मीन हमारी है, 2006 से बना हुआ है, हम आराम से इसे बो रहे हैं। अब फिर ये तरुण सा वगैरह ने एक फर्जी बना ले रखा है उसमें, और उन्होंने क्या किया, 30 आदमी लेके आए यहाँ पे मजदूर, और वहाँ उनमें से यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैंने पूछा है आप किस बेस पे काम कर रहे हो यहाँ पे, मैंने यहाँ से स्टे ले रखा है हाई कोर्ट से। तो यहाँ पूरा प्रशासन था, प्रशासन अपने सामने निर्माण करा रहा था। मैंने प्रशासन से भी पूछा, मैंने कहा ये किस बेस पे करा रहे हो जब मेरे पास हाई कोर्ट पे स्टे है, कौन है यहाँ से, ठेकेदार हो यहाँ पे और कोई नहीं, आप पुलिस प्रशासन, 2 JCP, किस बेस पे आप एक कागज़ तो दिखाओ मुझे। अगर आपके पास कोई कागज़ है, एक भी कागज़ है, आप किस बेस पे जमीन पे निर्माण करा रहे हो मेरी। प्रशासन था, प्रशासन, इसका मतलब प्रशासन अपने आप कब्जा करवा रहा है। जैसे कि 4 दिन SDM साहब ने फ़ोन CO साहब को भी कर दिया था, और SO बादावर से मैं परसों मिला हूँ, परसों मैंने रिसीविंग कराई, और उन्होंने मेरे सामने पटवारी को फ़ोन किया और फिर व्हाट्सएप किया, और यहाँ पे सारा स्थिति बताई। मैंने स्टे भी दिखाया, कमिश्नर का भी स्टे दिखाया, जिस बेस पे वो कब्जा करना चाह रहे हैं उस पर भी स्टे ले रखा है मैंने कमिश्नर के यहाँ से। रेवेन्यू बोर्ड है उसमें मेरा केस चल रहा है, चारों बहनों पे हमने कब स्टे ले रखा है, हाई कोर्ट में भी से भी स्टे। ये था स्थिति का है, स्टेटस क्यों, आप स्टेटस क्यों लेता है आदमी अपना, इसीलिए तो ले रहा हूँ कोई कब्जा ना करे। जब हाई कोर्ट में विचाराधीन है जो केस, आप इसमें ऐसा कर रहे हो, मतलब दबंगी दिखा रहे हैं और जबरन कब्जा कर रहे हैं। भू माफिया सारे पता नहीं क्या क्या है, क्या हो रहा है। अब पुलिस प्रशासन क्या, इसमें इंसाफ, हमको तो इंसाफ चाहिए। हाई कोर्ट से जो स्टे है, स्टेटस क्यों है, उसको मेंटेन करना इनका काम है, हमें भी, हमारा भी काम है, इनका भी काम है। ये किस बेस पे पुलिस वाले किस बेस पे यहाँ से निर्माण करवा रहे हैं, यहाँ से खड़े होके उनसे ये तो पूछो, एक कागज़ है क्या तुम्हारे पास? अगर तुम्हारे पास एक कागज़ है यहाँ पे, आप उसको करो। बिना कागज के, बिना कुछ के, कोई आदमी नहीं यहाँ पे मजदूर ला के आप यहाँ पे कर रहे हो। अगर किसी के पास कोई कागज है वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? SDM साहब से को भी फ़ोन किया, मैं वहाँ पे भी गया था तहसील में, और तहसीलदार को भी मैंने फ़ोन करके बताया, लेकिन मौके पे कोई अधिकारी ही नहीं आ रहा है। नहीं, अभी तो मैं बिजी हूँ। मैं कह नहीं बताओ। और मैंने SO साहब को भी फ़ोन करा, SO साहब ने भी फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। क्या हो रहा है ये, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर इन पे कागज है, आप कागज दिखाओ ना, आप कौन कब्जा कर रहा है ये बताओ ना। ये पुलिस वाले किस बेस पे यहाँ पे आके खड़ा होके कब्जा करा रहे हैं ये बताया हमें। कोर्ट ऑफ कंडक्ट क्यों कर रहे हैं ये? सेक्शन 12 में मैंने कोर्ट ऑफ कंडक्ट इनके खिलाफ डाल चुका हूं मैं। अब ये दबाव बना रहे हैं, दबंगी कर रहे हैं, भू माफिया, क्या हो रहा है ये? सरकार के में ऐसा नहीं चलना चाहिए। अगर हमारे साथ भी ऐसा होगा तो आगे सबके साथ होगा। ऐसे तो सबका बिना कागज पुलिस वाले आएंगे, पुलिस वाले आके अपना चिनाई कराते रहेंगे सबका घर। कागज क्या है इनका भू माफिया के पास? ये दबंगी किस बेस पे दिखा रहे हो? आप एक कागज दिखा दो, बात खत्म हो जाती है। हमारी ज़मीन है ये, 2006 से हमारे पास ये ज़मीन है, और अब 2006 से इसमें एक मामला चल रहा था, और उस मामले में अब ये कुछ दबंगे यहाँ पे कब्जा करना चाह रहे हैं। वो तरुण शाह और उनके पार्टनर, वो पूरी टीम है एक, वो सारे के सारे भूमाफिया हैं।
उन लोगों ने यहाँ पे दबंगई से आज काम स्टार्ट किया और जैसे ही काम स्टार्ट किया हमें पता नहीं लगा। थोड़ी देर बाद हमें किसी ने बताया जी ऐसे ऐसे आपके खेत में ये काम हो रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे आए तो वो हमें देखते ही सारे के सारे भाग गए। उसमें यहाँ की क्षेत्रीय पुलिस भी थी, उन्होंने भी उनका साथ दिया। भूमाफियाओं का पूरा संरक्षण, जबकि हमारी इस ज़मीन पर हाई कोर्ट से स्टे हुआ है, इसमें कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। उत्तराखंड की राजनीति आजकल सुर्खियों में बनी हुई है। बीते दिनों कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने एक सभा के दौरान बिहार की महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद बिहार में इसका विरोध शुरू हो गया था। बिहार के महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा, इसका विरोध जताया। आज महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने अपनी महिला कार्यकर्त्रियों के साथ देहरादून स्थित डालनवाला थाने में जाकर गिरधारी लाल साहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने पहुंच गई हैं, जहां उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताया है और जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। पुलिस प्रशासन ने प्रार्थना पत्र को आगे बढ़ाते हुए कहा, बात कहकर पल्ला झाड़ दिया है और साथ ही महिला कांग्रेस को वहां जाने से को कह दिया है। आपको बता दें, लेकिन महिला कांग्रेस अपनी बात पर अड़ी रही, थाने में बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया और साथ ही पुलिस ने महिला कांग्रेस से कहा कि गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। वहां से उन्हें कुछ देर बाद महिला कांग्रेस दोबारा डालनवाला थाने पहुंची और अपना विरोध दर्ज कराया है। देखिए, इस प्रदेश में मैं बोलती हूँ कि इससे बुरा वक्त कभी नहीं आ सकता कि महिलाओं के अधिकार की, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए एफआईआर दर्ज कराने आए और आज ये पुलिस हमारे ऊपर बल प्रयोग कर रही है, हमारी महिलाओं के कपड़े फाड़ रही है, हम लोगों को जोर जबरदस्ती उठा रही है। हम लोग क्या मांग रहे हैं? हम लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि गिरधारी लाल साहू जिसने महिलाओं को बिकाऊ बताया, जिन्होंने महिलाओं के व्यापारीकरण की बात करी, उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज की जाए। लेकिन यहाँ पे पुलिस हमें जोर जबरदस्ती से उठा रही है, हमारी महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रही है। ये धामी की पुलिस बिक चुकी है और इन लोगों ने आज हमारे साथ बदसलूकी की, हमारी महिलाओं के साथ बदसलूकी करी। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए थे। हम लोग सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने आए थे। जिस तरीके से पुलिस आज हमारे ऊपर बल प्रयोग कर रही है, ऐसे तो इन्होंने आतंकवादी और क्रिमिनल्स पे नहीं करे। इसी पुलिस प्रशासन की वजह से कल हमारे प्रदेश में किसान ने अपनी जान दी और अगर ये हालत है तो हम भी अपनी जान लेने को तैयार है। अगर इस प्रदेश की पुलिस इस तरीके का रवैया हमारी महिलाओं के साथ अपना रही है तो देखो हाल में किस तरीके से बाल नीचे गए। हम उनके मांग लेके आए थे। गिरधारी लाल ने जो महिला गिरधारी लाल ने बोला था 25-25 हजार में महिलाएं बिकती है। आज हम उन पे मुकदमा दर्ज कराने थाना डालनवाला आए थे। थाना डालनवाले में महिलाओं ने मेरे कपड़े फाड़े, देखिएगा सारे कपड़े फाड़े हैं और बर्बरतापूर्ण हमारे साथ व्यवहार किया है। ये संतोष कुमार कुंवर जी और यहाँ के एसएसपी, इनके इशारे पे महिलाओं ने हमको। मैं ज्योति रौतेला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड महिला कांग्रेस। मैं अभी डालनवाला थाने में खड़ी हूँ और हम लोग सुबह यहाँ पे गिरधारी लाल साहू के ऊपर एफआईआर को लेके दर्ज कराने के लिए लेके आए थे, क्योंकि हमने 2 तारीख को तहरीर दी थी कि गिरधारी लाल साहू ने बोला था कि 20-25 हजार में महिलाएं मिल जाती हैं बिहार में। पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया था और उसके खिलाफ हमने तहरीर 2 तारीख को दी थी, वो उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हम एफआईआर दर्ज कराने आए। हमको पुलिस ने जोर जबरदस्ती से यहाँ से उठाया, पुलिस लाइन भेजी, हम वापस
यहाँ पे हैं और मैं आपको बहुत ही संवेदना से बोलती हूँ कि अब इस प्रदेश में जिस तरीके से सरकार सत्ता और प्रशासन पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, तो एक एफआईआर दर्ज कराने में अगर इनको इतनी दिक्कत है तो मैं यहाँ खड़ी हूँ जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, और अगर आज शाम तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो मैं अपने ऊपर मिट्टी का तेल लगा के आग लगाऊंगी और एक बलिदान मैं इस प्रदेश की महिलाओं के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस सरकार की। जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के पैगा निवासी किसान सुखवत सिंह ने हल्द्वानी एक निजी होटल में अपने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है, जिससे पहले मृतक द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर कुछ लोगों और पुलिस पर आरोप लगाए गए थे। उनके साथ जमीन को लेकर 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई थी और साथ ही पुलिस के पास प्रार्थना पत्र लेकर गए थे, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। वहीं मृतक की बॉडी उसके गांव पहुंचाए जाने के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी पीड़ित परिवार के यहां पहुंचे हैं और परिवार से बातचीत की जा रही है। आपको बता दें, बातचीत के बाद एक बयान किसान नेता जितेंद्र सिंह जीतू द्वारा दिया गया है और आज साथ ही 12 बजे तक सरकार से कार्रवाई की मांग भी की गई थी। वहीं प्रशासन द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वहीं पैगा चौकी के समस्त स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही आईटीआई थाना एसओ को भी लाइन हाजिर किया गया। आपको बता दें कि बीते रोज काशीपुर पैगा निवासी युवक ने हल्द्वानी के काठ गोदाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक निजी होटल के कमरे में माफियाओं और पुलिस से परेशान होकर खुद को गोली मार अपनी जान ले ली थी। और साथ ही किसान सुखवंत ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो सारी घटना उसमें बताई थी और वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। देर शाम आपको बता दें, जब पोस्टमार्टम होकर शव घर पहुंचा था, वहां पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मृतक के घर पहुंचे थे। वहीं पीड़ित परिवार ने सरकार से आज 12 बजे तक कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया था। बावजूद वीडियो वायरल होने के बाद इतना चर्चा का विषय बन गया है, तो इसमें क्या नया निकल करके आया, किस तरीके से प्रशासन ने इनकी बातों को माना? इसमें परिजनों से वार्ता की गई, उन्हें आश्वस्त किया गया कि जो भी उनकी पीड़ा है उस पीड़ा के साथ हम सभी खड़े हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा त्वरित संज्ञान लेकर कमिश्नर कुमाऊं महोदय को मजिस्ट्रियल जांच सौंपी गई है। अन्य भी जो उनकी बातें हैं उन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एसएसपी सर के द्वारा पूरी चौकी को सस्पेंड लाइन हाजिर किया गया है, सस्पेंड किया गया। नहीं, देखिए मैं फिर ये कह रहा हूँ कि किसी किसान की जान गई जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, और मैं एक किसान परिवार से हूँ, मैं किसान भी, इसलिए मैं उस पीड़ा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। किसान कितनी मुश्किल से फसल पैदा करता है, उसने अपनी कोई ज़मीन बेच बाचे कहीं ज़मीन खरीदनी चाहिए अपने बच्चे के लिए, अपना बच्चे का भविष्य हर एक कोई बनाना चाहता है, लेकिन कुछ ठगों ने उसके साथ ठगी करके उसका पैसा हड़पने का प्रयास किया और उसके लिए वो 4 महीने अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। लेकिन 4 महीने में उसकी किसी एक व्यक्ति ने, मैं कह रहा हूँ कि किसी की संवेदना सबकी मर गई। और वो ऐसा नहीं है कि नेताओं पे नहीं गया होगा, जरूर गया होगा काशीपुर के नेताओं, क्या उनकी संवेदना खत्म हो गई? अगर उसकी सुन ली गई होती तो मैं समझता हूँ कि वो आज जीवित होता, लेकिन हुआ उल्टा। उसका पैसा उस पर ही खर्च करते रहे वो लोग और उसे ही झूठा ठहरा के बदनाम करने का प्रयास किया होगा, जिस वजह से वो थक कर उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। आज जिस तरह से कि आत्महत्या है या फिर नहीं, सिस्टम का, मैं सरकार का दोष बताऊं। देखिए मेरी बात समझिए, अगर मान लिया जितनी पुलिस या कोई अधिकारी होता है वो सरकार के सब कर्मचारी अधिकारी, अगर सरकार का मुखिया कड़क होगा तो इनको सबको लाइन में लगा देगा। ऐसा नहीं है, पड़ोस में दूसरी सरकार है वो भी उन्हीं की, उसको क्यों नहीं उंगली उठती? यहाँ लुलुपुंज सरकार है, यहाँ अधिकारी सरकार चला रहे हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चला रहे, अधिकारी चला रहे। जिस तरह से कि एसएसपी पे गंभीर के जो शब्द झकझोरने वाले हैं, झकझोरने नहीं, उसने कहा कि अगर इनको पैसे की कमी है तो मेरे परिवार के पार्ट बेच के दिए जाए। मैं कह रहा हूँ कि देखिए कितना पीड़ित होगा वो व्यक्ति, तब उसने ये कदम उठाया है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि उनका परिवार आज संतुष्ट है। जो उनके परिवार ने 3 मांग रखी थी, प्रशासन ने उनकी मानी है कि एक दरोगा, एक एसएचओ सस्पेंड कर दिया गया, बाकी लाइन हाजिर जो मुझे बताया गया, और कुछ पैसा रिकवर हो गया है और कुछ को रिकवर करने का आश्वासन दिया है कि हम करा के देंगे, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। एक की मौत होने के बावजूद क्यों अपराधियों का इतना साहस बढ़ रहा है?
तो आज इस घटना से सब स्पष्ट होता है कि जो पुलिस प्रशासन है वो अपराधियों के साथ मिला हुआ है, इसीलिए लगातार अपराध बढ़ रहा है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि ये समय है एक नज़ीर पैदा करने का। जिन जिन अधिकारियों का नाम उस वीडियो में हमारे मृतक भाई ने लिया है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे मुकदमा लिखा जाना चाहिए, उन्हें तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई अधिकारी या कोई जो ठगी करने वाले लोग हैं ऐसी घटना को दोबारा अंजाम न दे सकें। इसलिए कठोर कार्रवाई होनी जरूरी है। नेताजी, जिस तरह से कि एक बार फिर सिस्टम पर सवाल उठे हैं, जिससे सिस्टम के कारण इन्होंने आत्महत्या कर ली, कि हालांकि उनके पति पत्नी और बच्चा के अभी सुरक्षित है। मामला था, हमारा किसान था सुखवंत सिंह, उनकी ज़मीन थी यहाँ पर लगभग 5-6 एकड़। ये कुछ टाइम पहले इन्होंने बेची ज़मीन, पुश्तैनी ज़मीन थी। उसका जो भी पैसा था लगभग बता रहे हैं 3 करोड़ 80 लाख के करीब। वो यहाँ के जो डीलर थे उनके चक्कर में फंस गया। फंसने के बाद वो पैसा उन्होंने जब्त कर लिया और ये दर दर की ठोकरें खाता रहा। सब अधिकारियों के पास भी गया, थाना, चौकी, सब जगह पर पहुँचा, लेकिन कोई भी बातचीत इनकी नहीं हुई। उसके बाद वीडियो हम सब ने देखा ही कि किस तरीके से उसने फिर सिस्टम पर सवालियत खड़े करते हुए अपनी जान की आहुति दी। और फिर कल से ही जब यहाँ पर थे तो हम लोग सब पहुँचे परिवार के साथ। तो फैसला यही था कि जो परिवार करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। तो इनकी मांगे थी कुछ परिवार की, जो मेरे द्वारा बताई गई कि भाई इन्हें कंपनसेशन मिले, खिलाफ लोगों के जो पीड़ित हैं, जिन्होंने ये किया है, जुर्म किया है, उन लोगों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और इसमें जांच हो अच्छी तरीके से। तो उसमें इन्होंने नामजद मुकदमे दर्ज किए, जितने भी लोगों के नाम लिए उन्होंने। थाना कचहरी के लोगों को, एसओ ITI और चौकी के लोग जितने भी नाम लिए, उन्हें सबको सस्पेंड किया। और कुमाऊं कमिश्नर के यहाँ इन्होंने जांच दी कि वो इसमें जांच करके ये वीडियो एविडेंस को मानते हुए दोषी पाने के बाद इसमें मुकदमा दर्ज ये लोग करेंगे। बाकी लोगों के नाम मुकदमा उन्होंने दर्ज कर दिया है नाम दर्ज से। 1 करोड़ रुपये की जो मेन चीज़ थी हमारी कि भी परिवार का मुखिया चला गया, बच्चे क्या करें, सारा चीज़ तो उनकी चली गई। तो उस पर फोकस हमारा सभी का था, जिसे 1 करोड़ रुपया इन्होंने रात में पुलिस ने लगकर, ठीक है, इन्होंने जहां से भी वो जब्त करवा कर इन्हें परिवार को देने का काम किया। बाकी 2 करोड़ 80 लाख रुपए जो बचा है, भोग है हमारा 20 तारीख को, उससे पहले 19 तारीख तक देने का इन्होंने काम किया है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, प्रशासन ने जो भी वादा किया है परिवार के साथ, उस वादे पर ये खरे उतरे। ये ना सोचें कि संस्कार हो गया तो बात शांत हो गई। हम कभी लाशों की राजनीति मैं नहीं करता कभी। आज तक जितने आंदोलन किए हैं लाशों के बगैर ही किए हैं। इससे ज़्यादा गर्मी लाने का काम हम भोग वाले दिन कर सकते हैं, अगर ये प्रशासन ने इनकी जो इनसे वादे किए अगर नहीं किए। अगर नहीं करते तो सारे हाईवे जाम करेंगे हम लोग। तो ये प्रशासन बात याद रखे। ठीक है, आप लोगों पर भरोसा किया है परिवार ने, पहले एक बार भरोसा टूटा है, अब भरोसा ना टूटे। भोग से पहले ठीक है, कुछ चीज़ें आपने तत्काल में कर दी हैं, बाकी आपके पास अभी 7-8 दिन का खबर ऋषिकेश से है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में तमाम संगठन और साथ ही न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन आज तक हिंदू संगठनों ने इस प्रकरण में अपनी जवाबदेही तय नहीं की है। आज राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर अचानक पत्रकारों को दिखे तो उन्होंने इस संबंध में उनसे सवाल जवाब करने चाहे हैं, लेकिन राघवेंद्र भटनागर पत्रकारों के सवालों से बचने की कोशिश करते रहे। फिर भी पत्रकार उन्हें किसी तरह कैमरे के सामने लाए और अंकिता भंडारी प्रकरण में सवाल पूछ डाले। इसके बाद राघवेंद्र भटनागर ने जो जवाब कैमरे के सामने दिए हैं उसने सभी को अचंभित कर दिया। राघवेंद्र भटनागर का साफ कहना है कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता ने अपने चरित्र का और साथ ही स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी है और इसे कभी नहीं भूला जा सकता है। इससे पहले रानी पद्मावती और साथ ही उनकी
आपको बता दें 16,000 छात्रायणी ने भी अपने चरित्र और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्निकुंड में जहर जोहर किया था और साथ ही इस इतिहास को उन पन्नों में अंकिता का नाम भी रानी पद्मावती के जैसे ही अपने नाम दर्ज किया जा चुका है। उन्होंने सरकार से अंकिता के नाम पर सड़क परियोजना, कन्या धनराशि योजना, स्कूल का नाम और साथ ही राजीव गांधी स्टेडियम का नाम भी अंकिता के नाम पर करने की मांग की है। और जो संवेदनशीलता पूरे देश में अंकिता भंडारी के लिए देखी गई, मैं उस संवेदनशीलता का हिस्सा हूँ, किंतु ये अराजकता का हिस्सा मैं नहीं हूँ, क्योंकि हम सनातन को मानते हैं तो हमारी विचारधारा बहुत सकारात्मक होती है। और जब भी भारत की भूमि में अपने चरित्र और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली उन वीरांगनाओं का नाम लिया जाएगा तो इतिहास के पन्ने चीख चीख कर सिर्फ एक ही नाम पुकारते हैं, रानी पद्मावती का, और उनके साथ 16,000 उन छत्राणियों का जिन्होंने अपने चरित्र और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्निकुंड में जौहर कर लिया था। और मेरा दुर्भाग्य है कि हम उस युग में पैदा नहीं हुए, लेकिन आज हमारी अंकिता भंडारी, हमारे उत्तराखंड की बेटी, हमारे इस जीवन को, पूरे हमारी आयु को, इस जीवन को, इस युग को सौभाग्यशाली बना गई, क्योंकि उसने अपने चरित्र और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी, आज इतिहास के पन्नों में रानी पद्मावती के बगल में उसने अपना नाम अंकित कर दिया। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अंकिता भंडारी के इस युग में हम जन्म लिया। और बात अगर न्याय की करते हैं तो अगर अंकिता भंडारी को वो न्याय दिलाना चाहते हैं, पूरा देश न्याय दिलाना चाहता है, विपक्ष न्याय दिलाना चाहता है, तो मेरा मानना है कि अगर मैं इस सत्ता का और सिंहासन का हिस्सा होता तो मैं एक मांग करता कि अंकिता भंडारी के नाम से या तो कोई प्रदेश में सड़क परियोजना चालू करी जाए, या तो अंकिता भंडारी के नाम से कोई कन्या धन राशि योजना चालू करी जाए, कोई कन्या पाठशाला उसके नाम से योजना चालू करी जाए। और जिस तरीके से विपक्ष कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है अंकिता भंडारी को लेके, तो विपक्ष को अपना दिल बड़ा करना चाहिए और जो देहरादून में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम बदलकर अंकिता भंडारी क्रिकेट स्टेडियम रखे। तब हम देखेंगे पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी या पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अंकिता भंडारी के लिए कितना संवेदनशील है। तो इस मामले में एक बात और भी आ रही है कि जो मांग राजनीतिक दल उठा रहे हैं कि उनको न्याय दिलाने के लिए सीबीआई की जांच हो, सीबीआई का, तो क्या आपको लगता है कि अगर देखिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए, दोषियों को अपराधी घोषित करने के लिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए, किंतु ये अंकिता भंडारी के लिए न्याय व्यवस्था नहीं होगी। मेरा मानना है ये उचित न्याय नहीं है। अगर अंकिता भंडारी के लिए न्याय की व्यवस्था करनी है, कोई न्याय उचित अंकिता भंडारी के लिए होना चाहिए, तो अंकिता भंडारी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में रानी पद्मावती के बगल में अंकित हो, क्योंकि उसने उत्तराखंड के स्वाभिमान की रक्षा करी, उसने अपने कुल के स्वाभिमान की रक्षा करी, उसने छत्राणी होने का गौरव दिखाया, उसने राजपूताना तेवर दिखाया, उसने अपने उत्तराखंड की उन बेटियों को एक संदेश दिया कि अपनी चरित्र रक्षा करने के लिए इंसान का जीवन का कोई मोल नहीं है जितना। खबर ऋषिकेश से है, जहां श्री हंसी पूरन फाउंडेशन ट्रस्ट ने बौद्धिक संगोष्ठी एवं युवा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम शीशम झाड़ी स्थित स्वामी नारायण आश्रम में किया गया, जिसका शुभारंभ ट्रस्ट के अध्यक्ष नवीन चंद्र ने किया है। बताते कि कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद के जीवन पर भी चर्चा की गई है। अध्यक्ष ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें एक नए लक्ष्य को पाने की ओर अग्रसित करता है। और अध्यक्ष ने बताया कि इस कार्यक्रम को कराने का मकसद युवाओं को सम्मान देकर उनमें आत्मविश्वास भरना है। जिन छात्रों ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उनको भी सम्मान देकर हौसला अफजाई करने का इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है। ट्रस्ट की ओर से सम्मानित होने वाले युवाओं और छात्रों को डायरी, पेन और अन्य सामग्री उपहार स्वरूप दी गई है। सम्मान पाकर युवा और छात्र गदगद नजर आए हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया और कहा कि ट्रस्ट ने जो उनमें नई ऊर्जा का संचार किया है इसे वह याद रखेंगे और अपना जीवन सदुपयोग करने के लिए कम पद पर आगे बढ़ेंगे। उनकी बहुत सराहना करती हूँ। कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को जब प्रोत्साहित करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके आगे बढ़ने की एक ललक होती है और जो उनके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाती है। ऐसे कार्य निश्चित ही होने चाहिए समाज में और उन कार्यों की मैं सराहना करती हूँ। बहुत बड़ा कार्य किया है, विश्व चैंपियन बनाया है, बिल्कुल होने चाहिए। और आपके संज्ञान में होगा कि अभी नगर पालिका परिषद अभी 8 कॉम्पिटिशन 200 बच्चों ने भाग लिया था और मेरी कोशिश रहती है कि जब भी कोई कहते तो मैं मतलब उसको समर्थन करती हूँ कैसे होने चाहिए और जो हमारी तरफ से मतलब कोशिश होती है वो हम पूरी करते हैं। जो भी उन लोगों के मतलब उनकी हमसे अपेक्षाएं होंगी और नगर पालिका परिषद के हॉल में
2 कंपटीशन हम करा चुके हैं। जब वहाँ जगह पर हुई तो हमने मंदिर, कृष्ण मंदिर, वहाँ पर हम बच्चों को वहाँ पर भी भेजा और एक हमारा हॉल था। मतलब इतने बच्चों ने प्रतिभाग किया कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं कहीं ना कहीं। आज के समय में हमें बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों में व्यस्त रखना भी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी भटक भी रही है। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं जब हम स्पोर्ट्स या कोई अन्य जो हमारी प्रतिभाएं उनमें हम भाग लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हैं और आगे बढ़ने की जो हमारी प्रोग्रेस होती है वो अच्छे लेवल पे होती है। आज यहाँ श्री हंसी पूर्ण फाउंडेशन ट्रस्ट और लाइफ लाइन फाउंडेशन ऋषिकेश के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर ये कार्यक्रम रखा हुआ है। तो जो हमारे बच्चे हैं उनको यहाँ पुरस्कृत किया गया है। तो बच्चे हमारे भविष्य हैं। इन्हीं बच्चों में से आगे चल के किसी को विवेकानंद बनना है, किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को राजनीति में जाना है। तो बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। इनका इससे उत्साह बढ़ता है, इससे सबको प्रोत्साहित किया गया है। चाहे वो देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, युवाओं के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। इस देश में 48% युवा हैं जिनमें 90% मत का प्रयोग करते हैं, या वो शिक्षित हैं या वो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं। तो विवेकानंद जी की प्रेरणा से युवा इस बात पर फिर से गौर करें कि वो चाहेंगे तो पत्थर भी चकनाचूर होगा, वो चाहेंगे तो समंदर पे भी पुल बनेगा, वो चाहेंगे तो अच्छे राजनीतिज्ञ आएंगे, वैज्ञानिकों को अच्छा पैसा मिलेगा, आम मजदूर की हालत बहुत अच्छी होगी। तो ये युवा दिवस हमें इस बात की स्मृति दिलाता है कि विवेकानंद जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से हम लगातार आगे बढ़े और सबसे बड़ी बात है कि अपनी ताकत को महसूस करें। रामनगर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के अंतर्गत सोमवार को एसडीएम प्रमोद कुमार व विधायक दीवान सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में रामनगर ब्लॉक के न्याय पंचायत जोगीपुर के एसटीई जोहन स्कूल में भव्य उद्देश्य शिविर आयोजित की गई। इसलिए शिविर में प्राप्त शिकायतों व समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया जाए। मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री मनजीत सिंह उर्फ राजू ने कहा कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम सरकार की प्राथमिकता है और साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को 100% लाभ देने के निर्देश दिए। शिविर में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मौके पर आवेदन और साथ ही लाभार्थियों को तत्काल लाभान्वित किए जाने का प्रण लिया गया और साथ ही शिविर में 23 विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारियां भी प्रदान की गई है और साथ ही शिविर में 19 शिकायती पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 9 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जानकारी देते हुए एसडीएम रामनगर प्रमोद कुमार ने बताया कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार शिविर में आज करीब 9 शिकायत का मौके पर निस्तारण किया गया है। जो है विभागों को जो है बस समस्या बताकर उनके निस्तारण के लिए कहा गया है और ये ऐसे शिविर तभी जो है धरातल पर उतरेंगे जब समस्याओं का निस्तारण हो। अगर इनको विभागीय अधिकारी गंभीरता से लें और समस्याओं का निस्तारण हो तो औचित्य तभी ऐसे शिविरों का बनता है। और अगर पिछले बहुउद्देशीय शिविर में समस्याएं उठी और वही शिविर में उठे तो वो औचित्य है। तो पूरी उम्मीदें हैं। माननीय विधायक जी मौके पर थे, गन्ना राज्य मंत्री जी भी मौके पर हैं, एसडीएम साहब हैं। एसडीएम साहब के अध्यक्षता में कार्य जन की सरकार जनता के द्वार जो कार्यक्रम चल रहा है। शमशान घाट से जो पुंचड़ी गांव फौजी कॉलोनी की जो सड़क जाती है उसकी हालत बहुत जो है जर्जर हालत में है। आए दिन में टुक टुक पलट जाते हैं। हमारे द्वारा कई बार उसमें मट्टी हरान या अद्भुत माध्यम से गड्ढे काटने का काम किया गया है। एक जल जीवन मिशन की जो योजना भारत सरकार की आई थी पुंचड़ी गाँव में, वहाँ का जो जल जीवन मिशन की योजना है उसमें जो है वहाँ से लोगों को जो है पानी, वहाँ का जो संचालन है वो पानी नहीं छोड़ पाता। वो कोई ना कोई शिकायत जो है मतलब कुछ ना कुछ बताता रहता है, तो उसकी जो है आज हमने शिकायत एकदम साफ की है। उम्मीद है जल्द जो है गांव में सुधार आएगा। देखिए, आज जन जन के सरकार जन जन के द्वार के तहत यहाँ पर कुल 19 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसमें से लगभग 9 शिकायतों का हम लोगों ने मौके पर निस्तारण कर दिया है और काफ़ी पिछले मुद्दे भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। जैसे रिकॉर्डर खतरा की समस्या उभर के आई थी, इसमें खतरा के संबंध में लोगों ने वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के संबंध में बात की थी। तो उसमें फॉरेस्ट पार्क, आईटी विभाग, सारे विभागों के साथ मिलकर के इनको बताया गया कि अभी इस प्रकरण में मैटर शासन स्तर पर व्यक्ति को साथ ही पर लंबी चला रहे हैं। उसके लिए भी आज जानकारी प्राप्त हुई कि मसला से बढ़ के गया हुआ है और उसमें एक वहाँ पर पेंडिंग है। डेफिनेटली जैसे वहाँ से आएगा तो यहाँ की समस्या जो पानी बिजली की समस्या है ये काफ़ी दूर हो जाएगी।
इसके अलावा शिविर में सिंचाई ने उनकी जो नहरें बन रही है उसमें लोगों ने घर बनाए, दूसरी तरफ घर बनाए, क्योंकि जाने आने में बहुत समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो उसमें एक पुलिया के संबंध में बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उसको भी टेकअप किया गया। उसमें विभाग को उससे कहा गया कि जो भी उसमें खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर जिले में पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं जिला प्रभारी नंद गोपाल नंदी ने नगर के डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल में अपने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना किसान मजदूर एवं गांव के हित में की है और साथ ही भ्रष्टाचार का समूल नाश हो और हित में हो, और साथ ही पूरे देश के किसान नेता, किसान संगठन और जी रियल में किसान है और हम किसानों के ठेकेदार हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो रियल में खेती किसानी से जुड़े हैं, किसानों के हितैषी हैं, वह सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। विपक्ष के पेट में राम नाम से दर्द हो रहा है और बौखलाहट है। नंदी ने कहा कि पूरा विपक्ष राम का नाम लेते ही उनके पेट में दर्द और बौखलाहट होती है। कहा कि अगर इस विधायक का नाम असलमान और साथ ही अस्सलाम वालेकुम होता तो शायद ये लोग विरोध ना करते। आपको बता दें कि क्योंकि इस विधायक का नाम विकसित भारत और साथ ही जी राम जी है, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। इस योजना के तहत बढ़ती महंगाई को देखते हुए पारिश्रमिक बढ़ाए जाने पर भी जो गांव का प्रधान है, जो गांव के विकास की बात करता है, वे इस तरह की बात नहीं करता है जिसको आधा मेरा आधा तुम्हारा करना है, वही इस तरह की बातें करता है। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह और साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केशरी समेत तमाम पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। किसान हित में है, मजदूर के हित में है, गांव के हित में है और भ्रष्टाचार का समूल नाश हो इस हित में है। और तो और पूरे देश के किसान नेता, किसान संगठन जो रियल में किसान है, किसानों को जो ठेकेदार उनकी बात में नहीं कर रहा हूं, जो रियल में किसान खेती किसानी से जुड़े हैं, किसान के हितैषी हैं, वो सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। और जो पूरा विपक्ष जो राम का नाम लेते ही उनके पेट में दर्द होता है और बौखलाहट होती है, मैं तो ये कहता हूं कि अगर इस विधेयक का नाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम होता तो शायद ये लोग विरोध ना करते, क्योंकि इस विधेयक का नाम विकसित भारत जी राम जी है, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ओवैसी ने कह दिया है कि हिजाब पहनने वाली महिला जो देश की प्रधानमंत्री बनेगी, क्या कहना है? अब कुछ भी इसमें प्रधान का कहना है कि ये जो मनरेगा आया है ये खत्म करने के लिए है, पैसे बढ़ाया जाए, 400 रुपए कम से कम किया जाए। 200-250 रुपए में तो आजकल का रसोई का खर्चा भी नहीं होता है, जबकि खर्चा ना बढ़ा के, पैसे ना बढ़ा के आप दिन बढ़ाया जा रहा है। ये जो भी, मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी गांव का प्रधान गांव के विकास के लिए रियल में काम करना चाहता है, वो इस तरह की बात नहीं कर सकता। जिसको हाँ बांटना है, बंदर बांट करने की, आधा तुम्हारा आधा हमारा, वही इस तरह की बात करता है। खबर बदायूं से है, जहां भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माध्यमिक शिक्षा एवं जनपद प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि एनडीए सरकार ने ग्रामीण श्रमिकों के हितों के लिए सर्वोपरि रखते हुए उसे रोजगार की गारंटी को पहले से अधिक सशक्त, पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। उन्होंने बताया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के तहत प्रत्येक पंजीकरण ग्रामीण श्रमिक को प्रतिवर्ष 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बुआई एवं कटाई के प्रमुख मौसम में लगभग 60 दिनों तक अन्य कार्यों को संतुलित रखने का प्रावधान किया गया है, जिससे कृषि कार्य प्रभावित ना हो। गुलाब देवी ने बताया कि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मजदूरी भुगतान व्यवस्था को सरल बनाया गया है और मजदूरी का भुगतान अब 15 दिनों के स्थान पर प्रत्येक सप्ताह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए अधिनियम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस आधारित मोबाइल मॉनिटरिंग, रियल टाइम डाटा प्रणाली और डिजिटल उपस्थिति, रियल टाइम AIS और साथ ही डैशबोर्ड तथा अनिवार्य सामाजिक अपडेट जैसे प्रावधान किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने सभी का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की यह पहल गांव के अंतिम व्यक्ति तक रोजगार और सम्मान पहुंचाने का एक कार्य है। ये आप स्वयं जानते हैं, लेकिन आज कहीं पर भी कोई भी महिला किसी समय भी कहीं जा सकती है, कोई परेशानी उसको नहीं होती है।
आज जितने भी गुंडे हैं उनके हौसले पस्त हो चुके हैं, या तो वो जेल में होंगे या फिर भगवान की शरण में ही होंगे। मेरठ में पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं? पुलिस की कार्रवाई, पुलिस अपने हिसाब से अपनी कार्रवाई कर रही है। जो कानून के हिसाब से जो प्रमाण मिलेंगे उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। मंत्री जी, SIR को लेके बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दोनों पार्टी और सपा की बात करूँ, लेकिन जो ड्राफ्ट जारी किए गए हैं पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव के जो ड्राफ्ट हैं, वोटर लिस्ट जारी की गई है उसमें और जो SIR हुआ है उसमें बहुत अंतर है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पर जाकर 200 वोट बढ़ाएगा। तो अगर 1 लाख से ऊपर जो बूथ हैं आपने, तो कहीं ना कहीं करोड़ वोट बढ़ जाएगा। तो कैसे संभव है? क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी 200 वोट बढ़ाने के लिए बूथ पे? ये जो SIR का कार्य किया गया है, आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में कितने घुसपैठिए थे। आज उनके पास किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि वो इस प्रदेश के हैं। ऐसे लोगों का नाम कटना बहुत ही आवश्यक था। ये सरदर्द बने हुए थे, बोझ बने हुए थे, हर प्रकार की सुविधाएं ले रहे थे और यहाँ की नागरिकता तक नहीं थी उनके पास में। किसी प्रकार का कोई और प्रमाण नहीं था जो आवश्यक है। ऐसे लोगों के नाम कटना बहुत ही आवश्यक था। और आपने मंत्री जी घुसपैठियों का जिक्र किया, 11 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो घुसपैठिए फिर आएंगे? ये घुसपैठिए बहुत पहले से थे और जैसे ही इन घुसपैठियों के बारे में जानकारी मिली, SIR के माध्यम से इन घुसपैठियों को अलग किया जा रहा है। मैडम, और क्यों बदला गया? आप तो रोजगार की गारंटी लीजिए कि रोजगार की गारंटी दी गई है, काम होना चाहिए, मैं तो इतना कहूँगी। विपक्ष का कहना है लगातार गांधी परिवार के नाम पर जो महापुरुषों के उनके जो अपने नाम हैं, उन नामों को चेंज करने के अलावा बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। बीजेपी ने वो किया है कि कोई कर नहीं सकता। आज बीमारू प्रदेश के लिए उत्तम प्रदेश बना दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से, उनके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उत्तम प्रदेश बना दिया है और इसकी मिसाल हर प्रदेश में दी जाती है कि यदि कोई प्रदेश हो तो उत्तर प्रदेश जैसा हो और मुख्यमंत्री हो तो माननीय योगी जी जैसा हो। ऐसी मिसाल हर प्रदेश में दी जाती है। महिलाओं के प्रति महात्मा गांधी के नाम से जो योजना चल रही है, उनका सीधा आरोप ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने महात्मा गांधी के नाम को भी मनरेगा से मिटा दिया। विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है, योजना का विरोध नहीं कर रहा है। विपक्ष के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, नहीं तो वो अपनी भूमिका में कैसे आएगा। उसका कार्य ही, उसको पहचाना ही इस नाम इससे जाता है कि वो विरोध करे। चाहे वो माननीय हमारे परम पूजनीय महात्मा गांधी जी के नाम पर विरोध करे, चाहे वो और किसी महान व्यक्तित्व के नाम पर विरोध करे, उसका काम केवल और केवल विरोध करना है। मंत्री जी, इसका नाम में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या संदेश है आपका? हमारा यही संदेश है कि बीवी जी, राम जी का जो उद्देश्य है वो रोजगार। मुरादाबाद में आज एनडीए सरकार के मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार में ज्योति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अनिल कुमार पहुंचे हैं और उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान विकसित भारत जी राम जी गारंटी और रोजगार और ग्रामीण आजीविका मिशन को लेकर सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी है। इसके लिए शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अनिल मंत्री कुमार ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और साथ ही राम जी गारंटी का उल्लेख करते हुए मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि यह योजना गरीब, किसान और मध्यम वर्ग के लिए सुरक्षा और भरोसे की गारंटी है। रोजगार को लेकर मंत्री ने कहा कि युवाओं का तकनीकी शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और स्वरोजगार से जोड़ा उन्हें जा रहा है और साथ ही प्रदेश में प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में मुरादाबाद समेत पूरे उत्तर प्रदेश में विकास और रोजगार को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे। क्या खामियाती, मैंने विस्तार से उन सब बातों पर अपनी बात रखने का काम किया है और जो नया प्रारूप इस कानून का आया है उसमें क्या फायदा है, उसमें कितनी पारदर्शिता है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, उन सब बातों पर ये मैंने अपना विषय जो है आप लोगों के बीच में रखा है। मंत्री जी, जैसा कि नया कानून लागू होने वाला है, हम देखते हैं मुरादाबाद में कई लोगों से बात भी काफी खुश हैं इस योजना को लेकर। वो कहते हैं कि जो पहले 100 दिन था 125 दिन हो गया है,
तो आप किस नजरिए से देखते हैं, कितना हित में रहेगा? मैं तो आपकी नजर से देख रहा, जब आप खुश हैं तो सब लोग खुश ही हैं। जब आपने खुद ही कह दिया भाई जनता खुश है तो ये सही बात है। देखो मान लो किसी व्यक्ति को पूर्ववर्ती योजना में 100 दिन का रोजगार मिल रहा था, 100 दिन में भी कुछ गिरोह बना के कुछ लोग जो है उस पैसे को डकारने का काम करते थे। आज जो है इस नए कानून के माध्यम से 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार सर्जित होगा और उसमें पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, बायोमेट्रिक उसकी अटेंडेंस होगी, 1 हफ्ते के अंदर उसका पेमेंट होगा। तो उनको ये महसूस होगा नहीं, वो जो पहली जो मनरेगा थी उसमें लाभ नहीं मिलता था। लोग जो है क्या करते थे, गांव स्तर पर एक गिरोह बना कर रखते थे, सारे जो है जॉब कार्ड इकट्ठे करके और फर्जी पेमेंट निकालने का काम करते थे। जो असली पैसा जिसको मिलना चाहिए था, जितना निर्धारित पैसा है वो उसको मिलता ही नहीं था, उसमें कटौती हो जाती थी। अब वो सीधा पैसा उसी लाभार्थी को जाएगा जिसका जो उसका जॉब कार्ड का धारक है। यानी कि पारदर्शिता आएगी पूरी तरीके से, 100% पारदर्शिता आएगी। और इसी योजना में नहीं, एनडीए सरकार की जो भी योजनाएं संचालित है, चाहे वो केंद्र सरकार की है चाहे वो राज्य सरकार की है, सभी में पारदर्शिता है, सब में ट्रांसपेरेंसी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां कहीं दिक्कत है उनको दूर किया जा रहा है। सर विपक्ष लगातार सवाल निशान लगा रहा है इस पर, किस चीज के लिए? योजना को लेकर आप अब कुछ तो बोलेंगे बेचारे। इस योजना का नाम बदलने की आवश्यकता रही, क्या कोई खास वजह रही? नहीं तो हम उनका नाम क्यों चलाएं? हमारी सरकार है, हम अपने हिसाब से काम करें। अधिनियम थोड़े खत्म कर दिया, अधिनियम में चेंज किया है तो नाम चेंज करने में क्या दिक्कत है? विकसित भारत में ग्रामीण विकास, तो विकसित भारत इसमें मुख्य उद्देश्य तो इस अधिनियम का ये है कि 2047 तक हमें देश को विकसित करना है। और देश को अगर विकसित करना है तो सबसे पहले हमें अपने ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करना की जरूरत है। इसलिए इस अधिनियम को नए प्रारूप के साथ, नए नाम के साथ, नए तथ्यों के साथ में प्रस्तुत किया गया है और निश्चित रूप से देश की जनता को इससे एक बड़ा लाभ और फायदा होगा। सपा के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि भगवान राम विचारों से समाजवादी थे। आप क्या मानते हैं? समाजवादी पार्टी तो बनी अभी 1993 में, कहाँ तक पता लग गया नहीं बात का। वो ये भी कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के संपर्क में है। अरे तो बेकार का सवाल है। नहीं, आपको क्या लगता है, क्या ऐसी कुछ? अच्छा मैं क्या बता दूं इस बारे में, बताओ। जिस तरीके के सवाल सामने आ रहे हैं और ये सवाल ही गलत है, कुछ सवाल ही नहीं है। और कुछ ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार क्या योजनाएं बना रही है? इसमें महिलाओं को भी भागीदारी है। इस योजनाओं में महिलाओं को भी भागीदारी सुनिश्चित होगी। तो सभी को सशक्त, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना ही इस योजना का, इस अधिनियम का मुख्य मकसद भी है। हमारा टारगेट भी है कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपना मजबूत करें। जो ग्रामीण हमारी अर्थव्यवस्था, चौधरी चरण सिंह जी ने भी यही कहा था। उन्होंने यही कहा था कि यदि हमें देश को सशक्त बनाना है, देश को अगर मजबूत बनाना है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि देश की तरक्की का रास्ता देश के खेत खलियान से होकर जाता है। तो ये बात सच है। आज उसी बात को लेकर केंद्र सरकार काम कर रही है, राज्य सरकार उसी बात को लेकर चल रही है, उसी विचार को लेकर चल रही है। अगर उनकी बात को सही ना मानते, जो महापुरुषों ने हमारी बातें कही है वो सब सत्य हैं, वो कहीं ना कहीं धरातल पर आज होती हुई दिखाई देती है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन सब बातों को समझते हुए, चौधरी चरण सिंह की नीतियों को, उनके विचार को समझते हुए उन्हें भारत रत्न देने का काम किया है। कोई छोटी बात नहीं, इससे पहले भी सरकारें रही, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि किसी एक किसान के पुत्र को, किसान नेता को, किसान मसीहा जिसने किसान को जनवाने का काम किया, कोई उसको भारत रत्न दे दे, नहीं दिया। तो मोदी जी ने दिया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। तमाम किसान भाइयों ने उनका आभार व्यक्त किया। आज लेकिन उसी महापुरुषों में गांधी जी को आप किनारे कर दे रहे हैं। किनारे नहीं करे, गांधी जी तो हमारे बिल्कुल दिल में है। विधानसभा में सबसे ऊपर फोटो गांधी जी का लगा हुआ है, विधानसभा मंडप के अंदर। कहना है नाम बदलने से योजना का अपमान है गांधी जी का। ऐसा नहीं होता, मतलब नाम इसमें बदलने से अपमान कैसे हो गया, ये बताओ। ये विपक्ष का कहना है। पहले इंसान का नाम था, अब राम का नाम है, बताओ बड़ा कौन सा है?
खबर प्रतापगढ़ से, जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे प्रतापगढ़ और साथ ही वीबी जी राम जी को लेकर प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन की गारंटी है। मजदूरों को फसल बोने व काटने के 60 दिन अलग से मिलेंगे। इस योजना से मजदूरों को 3 गुना लाभ मिलेगा। और साथ ही कांग्रेस ने गांधी का सिर्फ नाम लिया, काम मोदी जी पूरा कर रहे हैं। एमएलए राजेंद्र मौर्य और साथ ही एमएलए जीतलाल पटेल, जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव रहे मौके पर मौजूद। वीवी राम जी जो नई योजना सरकार की आई है, इसमें जिस तरह से व्यवस्था की गई है कि रोजगार की गारंटी, पहले 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, लेकिन 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता था, केवल 54 दिन का ही रोजगार प्राप्त होता था सब चीज निकालने के बाद। लेकिन इसमें 125 दिन की रोजगार की गारंटी की व्यवस्था की गई। और यदि 125 दिन की रोजगार यदि नहीं मिलता है तो उन लोगों को भत्ता मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसमें सुनिश्चित किया गया है कि आप जो है 7 दिन के अंदर उनका भुगतान करेंगे, और यदि आप उनका भुगतान नहीं करते हैं तो आप उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ा काम हुआ है कि जब कृषि का समय होता था तो उस समय हमारे वो जो मनरेगा के मजदूर थे वो बाहर नहीं जा पाते थे या कृषि कार्य में नहीं लग पाते, तो 60 दिन का इनको जो है जब्त कर दिया गया है कि 60 दिन आपको कृषि के लिए छूट दी जाएगी। यदि वो 60 दिन को जोड़ लेते हैं तो इनका रोजगार का संख्या 185 दिन का हो जाता है। तो अब रोजगार का 100% गारंटी हो गई है और इससे हमारे मजदूरों को बहुत लाभ मिलने वाला है, दुगना नहीं दुगना लाभ मिलने वाला है। इससे यदि 60 दिन उसमें और एक 25 दिन बढ़ाया गया उसके कारण, और जो बीच की विसंगतियां थी, जो 100 की जगह पर 54 दिन का ही रोजगार मिलता था, उसको खत्म करके अब इनको 3 गुना लाभ जो है हमारे मजदूरों को मिलेगा। और गांव का जो डेवलपमेंट होगा वो अभी तक केवल मिट्टी का कार्य किया जाता था, अब कंक्रीट कार्य होगा। अब गांव की जो सड़कें हैं उसको भी इससे बनाया जा सकता है। गांव में कोई आवश्यकता है कि पंचायत भवन बनना है, वो भी इस पैसे से बनाया जा सकता है। उत्सव भवन बनाया जा सकता है, वहाँ मिनी स्टेडियम या खेल के लिए कोई जरूरत हो उसको बनाया जा सकता है, या शादी ब्याह के लिए कोई वहां पर भवन की आवश्यकता हो उसको बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि ग्राम सभा ये समझे कि हमारे गांव के लिए ये बहुत आवश्यक है तो वो कंक्रीट काम करा सकता है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो मिट्टी के काम में कई प्रकार के विसंगतियां आती थी, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। अब ये सब चीजों से मुक्त होकर के गांव का विकास होगा और मजबूती के साथ। सर, कांग्रेस में मत जाइए, गांधी जी के जो सपनों को भारत बनाने में आप जाइए। कांग्रेस परिवार केवल गांधी जी का नाम लिया है और गांधी जी के सपनों का काम आज मोदी जी कर रहे हैं। आज जो सपने माननीय गांधी जी ने देखा था उसको आज पूरा करने का काम, जो राम राज्य की उनकी परिकल्पना थी, जो स्वराज्य की वो बात करते थे, गांव के विकास की बात करते थे, स्वावलंबन की बात करते थे, स्वच्छता की बात करते थे, वो आज कौन पूरा कर रहा है? आज मोदी जी पूरा कर रहे हैं। क्या कभी कांग्रेस ने किया? कांग्रेस ने केवल उनका गांधी जी का नाम लिया और गांधी जी के जो सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। आज उसको काम कोई कर रहा है तो मोदी जी। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी की जन्मदिन पर काटा केक और साथ ही जिलाध्यक्ष डॉक्टर नीरज त्रिपाठी के नेतृत्व में किया गया कार्यक्रम। महिलाओं, दलितों, नौजवानों, किसानों की आवाज मजबूती से उठाती हैं प्रियंका गांधी, हमेशा खड़ी रहती हैं। डॉक्टर नीरज ने कहा, हर वर्ग की पीड़ा को समझकर सड़क से संसद तक आवाज उठाती हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा, जन्मदिन पर जिला स्टेडियम में इंदिरा कप टूर्नामेंट का हुआ आयोजन और साथ ही एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर देवमणि तिवारी, वेदांत तिवारी, दुर्गेश तिवारी आदि लोग मौके पर मौजूद रहे। धूमधाम से उनका जन्मदिन मना रहे हैं और प्रतापगढ़ स्पोर्ट स्टेडियम में
ये लगभग 12 दिन का चलने वाला ये टूर्नामेंट है। इंदिरा कप के नाम से आज यहाँ पर अभी उद्घाटन अतिथि हमारे बड़े भाई एमएलसी कांग्रेस के प्रत्याशी स्नातक के डॉक्टर देवमण तिवारी जी, हमारे बड़े भाई हलीम जी ने अभी उद्घाटन किया है। और आज हम सब लोग बहुत खुश हैं और गौरवान्वित है कि आज दीदी का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। दूसरा, आज युवा दिवस भी है। विवेकानंद जी को भी हम नमन करते हैं और उनकी बताए गए बातों को भी आत्मसात करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि गरीबों की सेवा, शोषितों, वंचितों, और जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है, वो निश्चित तौर पर हम लोग के दिल में है। हम आज उनको जन्मदिन के ढेर सारी बधाई देते हैं। हम सब लोग ईश्वर से ये प्रार्थना भी करते हैं कि दीदी आप आने वाले समय में यूपी में पूर्ण रूप से आए और हम सबको आपको एक बार फिर से आशीर्वाद मिले। मुरादाबाद में खाद माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है और साथ ही मुंडे पांडे थाना पुलिस और साथ ही एसओजी टीम का बड़ा खुलासा। मुंडा पांडे थाने क्षेत्र में पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने यूरिया खाद की ब्लैक मिलिंग और साथ ही कालाबाजारी का बड़ा भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान ब्लैक मिलर अभियुक्त गिरफ्तार, जबकि यूरिया खाद से भरा ट्रक हिरासत में लिया गया है। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई से खाद माफियाओं में मचा हड़कंप। किसानों को महंगे दामों पर खाद बेचने की साजिश नाकाम हुई। अभियुक्त से पूछताछ जारी है। पूरे नेटवर्क की जांच तेजी से चल रही है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम माखन सिंह है साहब, माखन सिंह चौहान, भारतीय किसान यूनियन जिला संगठन मंत्री मुरादाबाद। मुंडा पांडे में एक खाद से बड़ा ट्रक पकड़ा गया, क्या पूरा मामला? ये साहब बेजुई से आया है। बेजुई में मंडी में दुकान है, वहां से ये खाद भर के चला है और ये डड़िया ले जा रहे थे। इस खाद को जो है डड़िया ले जा रहे थे, जो वहां से मोल लाए हैं 290 रुपए में और हुआ बिकता है 360 रुपए का। अभी बता रहे भी खड़े थे तो कि मंडी में वहाँ ये कृषि अधिकारी भी आए हुए हैं मुरादाबाद से, जिला कृषि अधिकारी, और AR साहब भी आए हुए हैं, बैठे थे वहाँ। तो बता रहे साहब वहाँ मिल के ले जाता था, गन्ना मिल को 100 कट्टे ये 30 देना और किसान लेते हैं बस 260 रुपए कट्टा। तो वो स्थिति में बिक रहा है। मैं भी आया, मेरे संग पर खड़ा ट्रक, संघ के सामने मैंने क्या बवाल हो गया, तो मैं भी यहाँ देखने आया। मेरा बेटा यहाँ का कोऑपरेटिव चेयरमैन है संघ का, कोऑपरेटिव का, तो ये बवाल है। ये कितने कट्टे होंगे ट्रक में? इसमें लगभग 600-700 कट्टे हैं, 700 करीब बता रहे हैं। ये लो मुरादाबाद। ये जो ट्रक पकड़ा गया यूरिया का, इसमें क्या मामला है? ये ट्रक अभी ड्राइवर और कंडक्टर बैठा हुआ है यहाँ पे और उसके द्वारा बताया जा रहा है कि वो संभल से लाया है और रामपुर ले जा रहा है। तो ये यहाँ पे थाना मुंडा पांडे में पुलिस वालों ने पकड़ा है और मुझको बुलाया गया है इस पे कार्रवाई करने के लिए। इसमें ट्रक तो भरा हुआ है, इसमें गिनने बाद पता चला 500 कट्टे तो होंगे लगभग इसमें। सर कौन सी कंपनी का खाद है? इफ्को कंपनी का खाद है इसमें, यूरिया। अब इस पे जो भी कार्रवाई की जाएगी, अभी CHO साहब से मिलेंगे और उनसे मिलके ही कार्रवाई की जाएगी। सर शुभ नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह। जनपद मैनपुरी की नवीन मंडी के प्रांगण में फूड ग्रेन कमीशन एजेंट एसोसिएशन के तत्वाधान में अभिनंदन समारोह के दौरान शिरकत करने पहुंचे ऊपरी सपा सांसद डिंपल यादव, जहां उन्होंने सैकड़ों गरीब और असहाय महिला पुरुषों को कंबल वितरित किए। नवीन मंडी की हालत खस्ता देख उन्होंने सरकार को ग्रीन काम और साथ ही गन्ने के काम क्या किया और साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान विरोधी सरकार है, जिसके चलते मंडी की बिगड़ी हालत है और इसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मैनपुरी की नवीन मंडी का जीर्णोद्धार 200 करोड़ रुपए देकर किया गया था, तब से अब तक मंडी का विकास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2027 में सपा की सरकार बनेगी, तभी प्रदेश में चौमुखी विकास संभव है। कार्यक्रम के बाद वे मीडिया से रूबरू हुई, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार में महिलाओं व किशोरियों के साथ अपराध बढ़ रहा है। पुलिस दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि अपराध करने वाले व्यक्ति का भारतीय
जनता पार्टी के लोग माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश में जंगल राज कायम है। वहीं उन्होंने आरएसएस के अध्यक्ष मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान की पूरी देश हिंदुवादी होगा पर पलटवार करते हुए कहा कि जब देश में धर्म के नाम पर राजनीति हुई तब तक देश पिछड़ता चला गया है। बीजेपी सरकार युवाओं और दलितों का जो अधिकार है वह नहीं देना चाहती है। के सदस्यों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और यह कार्यक्रम हर साल आयोजन होता है इस कार्यक्रम का, और जहाँ काफी सारे लोगों को कंबल बांटा जाता है, तो यह दर्शाता है कि मंडी समिति की जो सदस्य हैं, जो संगठन है, वो किस तरह बहुत ही यह अच्छा कार्यक्रम आयोजन करते हैं। और जितने भी यहाँ पे लाभार्थी हैं जिनको कंबल मिलता है, मैं समझती हूँ थोड़ा बहुत सर्दी उनकी कम होती होगी आपकी कंबल वितरण द्वारा। मंडी को मजबूत करना समाजवादी ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से मेरठ में एक हमारी दलित बेटी के साथ जो ये पूरा अपराध हुआ है। तो हम यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो पुलिस है ये कार्रवाई करे, क्योंकि हम सभी जानते हैं पुलिस किस रवैये की है उत्तर प्रदेश की, और किस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ, हमारी बच्चियों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग का रवैया है, और जिस तरह वो लोग जो रेप के जो लोग जो छूटते हैं जेल से उनका माल्यार्पण करते हैं, तो ये दिखाता है कि ये लोग किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस तरह से धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, क्योंकि जब जिस देशों में धर्म के नाम पे राजनीति हुई है वह देश हमेशा पिछड़ा है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन ये लोग केवल धर्म के नाम पे सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और जो दलितों को, जो पिछड़ों का हक, सम्मान और अधिकार है वो इन्हें नहीं देना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, कि वो मजबूत बने। मेरा मानना है कि गांव में, घरों में जो ये आरएसएस के लोग हैं ये नौकरी पहुंचाएं तो अच्छा होगा, हमारी महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करें तो अच्छा होगा। जिस तरह से हालात आज उत्तर प्रदेश में है, जिस तरह से उत्तराखंड में भी हमने देखा कि किस तरह एक बेटी को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, आज भी उनके माँ, उनके परिवार वाले भटक रहे हैं कि कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से किया जाए। तो एक साल बाद यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई इंक्वायरी बैठाई है, तो एक साल तक ये सरकार क्या कर रही थी? सवाल इस बात का है। ये दिखलाता है कि इनकी मंशा बेटियों और बहनों के प्रति। खबर संभल से है, जहां अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के दौरान चलाए जा रहे अभियान को लेकर धोखाधड़ी कर बीमा क्लेम की राशि हड़पने वाले गिरोह की संपत्ति की कुर्की होने से मचा हड़कंप। पुलिस अधीक्षक जनपद संभल कृष्ण कुमार के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अनुकृति शर्मा व चित्राधिकारी बहजोई डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मरणासन व मृत व्यक्तियों का धोखाधड़ी से लोगों का बीमा कर क्लेम की राशि हड़पने वाले संगठित अंतरराज्यीय गिरोह की 3 सदस्यों द्वारा अपराध से अर्जित कुल संपत्ति 11,89,51,000 की कुर्की की कार्रवाई की गई है। खबर सीतापुर से है, जहां भारतीय सेना में तैनात 2 सगे भाइयों के घर में चोरी की सनसनीखेज वारदात हुई है। बेखौफ चोरों ने इंडियन आर्मी जवानों के घर को बनाया अपना निशाना। घर का ताला तोड़कर 15 लाख रुपए की चोरी की घटना को दिया अंजाम। पड़ोसियों की सूचना पर वापस घर पहुंचे परिवार ने दी पुलिस को जानकारी। जनपद के कमलापुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला।
आपका क्या नाम है? शांति यादव। अच्छा, आप भी लखनऊ में थी? हाँ, लखनऊ में साथ ही रह रहे थे। अच्छा, तो रात में चोरों ने धावा बोला है हाँ। तो लगभग कितने की चोरी बताइए? जितना सारा जेवर शादी का था, हमारे बच्चों का था, मतलब जितना था सब यहीं छोड़ कर, तो आते जाते रहते तो यहीं रखा था, सारा गया। शादी कितने साल पहले हुई थी? 7 साल हो रहे हैं। 7 साल हो रहे हैं। घर पे 7 साल में जितना लिया कुछ था, मतलब जो भी था मेरे पास सब ले गए। अच्छा, आपके हस्बैंड किस में है? वो आर्मी में। अच्छा, तो कैसे पता चला था? भैया ने कॉल किया गांव के, जब देखा तो उन्होंने बताया कॉल करके कि सारा चोरी हो गया, सब टूटा हुआ पड़ा है। तब हम लोग वहाँ से निकले। पुलिस को कंप्लेन हो गई? हाँ, कंप्लेंट हो गई। आए थे दरोगा जी? आके चले गए देख के। ठीक। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है। धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कौन सा गाँव है? ये रामपुरा गांव है, ग्राम कानमऊ। तो आपके घर में चोरी हुई है? जी, चोरी हुई। कैसे पता चला था आपको? ये सुबह यहाँ बंदे देखे कि ताला टूटा हुआ है जी, तो हमको फ़ोन किए, तो हमने कहा अंदर जाके देखो जी। तो उन्होंने अंदर जाके देखा और बताया कि सब चोरी हो गया। अच्छा, वीडियो भेजा हमको। आप कहाँ थे? हम लखनऊ में थे, हम आर्मी में हैं जी, तो हमारी ड्यूटी लखनऊ कैंट में है। अच्छा, तो लगभग कितने की चोरी हुई? लगभग 15 लाख से ऊपर की चोरी हुई। 15 लाख। कुछ क्या क्या सामान था? कोई हार, और जो शादी से रिलेटेड, अभी दोनों लोग भाइयों के, हम 2 भाई हैं, दोनों फौज में हैं। अच्छा, तो जो शादी के रिलेटेड सामान था पूरा इधर ही था। एक मोटा हार, झुमकी, झाला, जो कुछ था सब इधर ही था, क्योंकि लखनऊ में ड्यूटी थी तो कोई साथ में तो ले नहीं जाएगा, इतना बार बार सामान कौन आएगा जाएगा ले जाएगा। तो आपने क्या पुलिस को कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है? हाँ, पुलिस SHO साहब को फ़ोन किया था तो आए थे जी। खबर सीतापुर से, जहां सीतापुर नगर स्थित प्राचीन धरोहर रंपा महल को जिला प्रशासन ने कब्जा मुक्त करा लिया है। कार्रवाई पूरी होने के बाद तहसील प्रशासन की टीम ने परिसर में सरकारी ताला लगा दिया है। जानकारी के अनुसार रंपा महल लंबे समय तक रंपा टॉकीज के नाम से संचालित रहा है, जो कभी जनपद वासियों के लिए बॉलीवुड फिल्मों को देखने का इकलौता प्रमुख केंद्र हुआ करता था। बताया गया कि 8 जनवरी को तहसील प्रशासन की ओर से कब्जाधारियों को रंपा महल खाली करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद 12 नवंबर को तहसील प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर रंपा महल को अपने कब्जे में लेते हुए पूरी तरह कब्जा मुक्त करा लिया। मामले में जानकारी देते हुए तहसीलदार अतुल सिंह ने बताया कि जनपद की इस ऐतिहासिक धरोहर को अब नैमिष ट्रस्ट के माध्यम से म्यूजियम अथवा लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके संरक्षण, रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी नैमिष ट्रस्ट के पास ही रहेगी। कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। 8 तारीख को नजूल के जो संबंधित धारा है उसके तहत इस पर DM साहब के निर्देश पर EO साहब द्वारा संबंधित अवैध कब्जेदार को नोटिस दी गई थी और 15 दिन का समय दिया गया था कि स्वयं इसको खाली कर लें। उसी क्रम में जो यहाँ पर अपना कब्जा बताती थी श्रीमती मनोरमा शुक्ला, और उनके द्वारा एक अनऑफिशियली एक व्यक्ति शकील को अधिकृत किया गया था, जो यहाँ पर हॉल के अंदर अपना सामान वगैरह रह रहा था, और यहाँ पर जो दुकानदार या जो आवासीय रूप में इसको यूज कर रहे हैं उनके द्वारा किराया मनोरमा जी द्वारा लिया जा रहा था। तो कल मनोरमा जी से उनका स्वयं फ़ोन आया, शकील का स्वयं फ़ोन आया। उन्होंने स्वेच्छा से नोटिस के आधार पर रंपा टाकीज को, जो इसका हॉल है, उसको खाली कर दिया, और आज हम लोगों से चाबी लेने के लिए कहा गया था, जिसके क्रम में हम लोग यहाँ पर चाबी लेने आए थे। तो यहाँ पर पाया गया कि चांद, जो यहाँ पर फ्रिज की दुकान किए हुए हैं, उन्होंने कुछ सामान हॉल के अंदर नहीं, उसके बाहर जो चैनल था उसमें थोड़ा सा रखा हुआ था, उनका सामान रखा हुआ था, शायद उनको जानकारी नहीं रही होगी। तो उनसे बात हुई, वो इस समय उनकी माताजी की तबीयत खराब है, लखनऊ में थे, तो उन्होंने अपने कर्मचारी को यहाँ पर भेजकर, जिस पे उन्होंने अभी साइन भी किया है, स्वेच्छा से अपना फ्रिज का सामान सारा उठा लिया है, और अब रंपा हॉल जो है वो खाली हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर, यह नजूल की संपत्ति है और इस पर किसी भी तरीके कोई अब कब्जा ना करे या दंडनीय अपराध होगा, नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई होगी। इसका बोर्ड भी लगने जा रहा है आगे से DM सर। साथ ही साथ यहाँ आने पर कुछ लोग परेशान हैं, जो यहाँ दुकान चारों तरफ जो दुकानदार हैं या आवासीय गतिविधियाँ कर रहे हैं, उनको DM साहब का जो निर्देश है हम देना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से। कहा गया है कि सिर्फ इस रंपा टाकीज का जो हॉल है उसको हम लोगों ने अपने नियंत्रण में लिया है, और जो दुकानदार का काम कर रहे हैं या आवासीय गतिविधियों में है, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी कब्जा या उनको हटाने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया जाएगा। सिर्फ इस हॉल को DM साहब के द्वारा प्रस्ताव करके या तो लाइब्रेरी या म्यूजियम के रूप में इसको हम लोग विकसित करेंगे। सीतापुर का अपना नाम होगा और एक
धरोहर, प्राचीन धरोहर के रूप में इसको याद रखा जाएगा, यही काम किया जाएगा। तो आप लोग जितने भी यहाँ व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं, आवश्यक गतिविधि कर रहे हैं, अब किसी को भी कोई किराया ना दें। डीएम साहब द्वारा, हम प्रशासन द्वारा एक आप लोग का स्थिति को देखते हुए एक किराया मानक निर्धारित किया जाएगा, जिसका पैसा सीधे नैमिषारण्य ट्रस्ट को जाएगा और नैमिषारण्य का इससे विकास किया जाएगा। ना ये नगर पालिका लेगी ना प्रशासन देगा, सीधे नैमिषारण्य ट्रस्ट को इसका पैसा जाएगा और उनके द्वारा विकास किया जाएगा। तो सभी लोग बिल्कुल पैनिक ना हो। सिर्फ हॉल को हम लोगों ने अपने अधिकार में लिया है, बाकी जो व्यवसायिक गतिविधियां कर रहे हैं, जो खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर जैतपुर में प्रधान संघ की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष अभिषेक रावत ने की। बैठक में क्षेत्र में ग्राम प्रधानों ने विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। ग्राम प्रधान लमौरा अशोक नायक की विगत दिनों आकस्मिक निधन हो जाने पर 2 मिनट का मौन धारण किया गया एवं परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। बैठक के उपरांत सर्वसम्मति से तैयार की गई 5 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को सौंपा गया। प्रधान संघ ने मांगों के शीघ्र निस्तारण की अपेक्षा जताई तथा समस्याओं के समाधान न होने पर आगे आंदोलन की चेतावनी भी दी है। का मौका मिला तो मैंने जो 5 सूत्रीय ज्ञापन हुए हैं, दिए गए हैं खंड विकास अधिकारी महोदय को, उन बिंदुओं में सभी बुजुर्गता के नाते मैंने प्रकाश डाला। प्रकाश डालते हुए सबको अवगत भी कराया कि प्रशासन से मंशा के अनुरूप हम लोगों को काम करना है, जो शासन की मंशा है उसके अनुसार काम करना है। लेकिन जो भुगतान हैं तो उससे प्रधानों की समस्या गंभीर जटिल है, क्योंकि भुगतान टाइम पर नहीं हो पा रहा है। चाहे वो मनरेगा से समझ लीजिए, चाहे भूसा से समझ लीजिए, चाहे राज वित्त से समझ लीजिए, चाहे पन्ने में वित्त से समझ लीजिए। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर मैंने बुजुर्गता के हिसाब से कि देखो आपको अपनी समस्या से लड़ना है और गंभीरता से लड़ना है, और ये बात सभी लोगों की सहमति से शासन प्रशासन को भेजी जा रही है कि हम लोगों का प्रधानों का समय से इसलिए और अर्थ की व्यवस्था के पीछे ही ये जो छोटी मोटी कमियां प्रधानों से हो जाती है उसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए ये 5 सूत्रीय ज्ञापन तैयार करके खंड विकास अधिकारी महोदय को प्रेषित किया। ठीक, धन्यवाद। हाँ, चलो। आज जो प्रधान संगठन की तरफ से विकासखंड स्तरीय जो एक बैठक का आपका आयोजन हुआ है, उनमें कितने बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा हुई और जो खंड विकास सोनभद्र में बड़ी कार्रवाई, एसओजी व हाथी नाला पुलिस की बड़ी सफलता। आपको बता दें 442.500 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। 442 किलो गांजा बरामद, करोड़ की खेप धरी रह गई। आपको बता दें 2 अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए आकी गई है और शीशा लदी ट्रक में छिपाकर की जा रही थी गांजे की तस्करी। उड़ीसा से फिरोजाबाद ले जाई जा रही थी गांजे की खेप। उड़ीसा से यूपी तक फैले नशे का नेटवर्क बेनकाब हाथी नाला थाना क्षेत्र के हथवानी से पकड़ा गया है ट्रक। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने किया मामले का खुलासा। एक्शन मोड में पुलिस एसपी अभिषेक वर्मा की सख्त चेतावनी।
है कि बड़ी मात्रा में गांजा पकड़ा गया सर, क्या मामला है? आपको गिरफ्तार हुई? देखिए, सोनभद्र जनपद की एसओजी टीम एवं थाना हाथीनाला द्वारा एक भारी मात्रा में अवैध गांजा को बरामद किया गया है। घटना अगर देखी जाए तो 11 तारीख को ये सूचना मिल रही थी कि एक ट्रक जिसका नंबर TG 13T1226 तेलंगाना का ये रजिस्टर्ड ट्रक है, DCM वाहन है, इसमें उड़ीसा की ओर से ये आ रहा है। इसमें शीशा लगा हुआ है और ये फिरोजाबाद की तरफ जा रहा है और मुखबिर द्वारा ये भी सूचना दी गई थी कि इस ट्रक में हो सकता है अवैध गांजा लेकर के आया जा रहा हो। जैसे ही ये ट्रक थाना हाथीनाला क्षेत्र में आया, एसओजी और थाना हाथीनाला पुलिस टीम ने इसकी घेराबंदी करी थी। इसको जब चेक किया गया तो इसमें लगभग 4.5 कुंटल के आसपास ये इसमें नाजायज गांजा बरामद हुआ है। टोटल देखा जाए तो 442 किलोग्राम से अधिक का ये गांजा है। इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास है। इसमें NDPS की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम जावेद बाबूलाल एवं इस्माइल हजरत है। ये एक जो है जावेद बाबूलाल, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उस्मानाबाद जिला के। दूसरे भी महाराष्ट्र के ठाणे के रहने वाले, नवी मुंबई के। इसमें कुछ और भी लोग भी फरार हैं जिनके द्वारा ये ऑपरेट किया जा रहा था पूरा सिंडिकेट। उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें ये जो ट्रक था इसमें कांच की कुछ बोतलें लदी हुई थी और ये भुवनेश्वर के पास से कोई मदीना होटल था, वहां से ये लेकर के चले थे, जिसमें कांच की शीशियों के बीच में अवैध गांजा को छिपा करके ले जाया जा रहा। क्या कुछ और भी उनकी जानकारी मिली है? कुछ क्राइम हिस्ट्री पहले अभी तक जो इसमें आपराधिक इतिहास चेक कराया गया, अभी और कोई आपराधिक इतिहास इन दोनों अभियुक्त का नहीं मिला है। पर जो अन्य अभियुक्त गण इसमें मिलकर के इस पूरे सिंडिकेट को चला रहे थे, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और उनकी भी गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। खबर चंदौली से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सोमवार को जिलाध्यक्ष अरुण द्विवेदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर उसको समाप्त किए जाने के विरुद्ध कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय उपवास रख भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महासचिव व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह मुन्ना ने कहा कि मनरेगा कांग्रेस सरकार द्वारा देश के मजदूर गरीबों के कल्याण के लिए बनाई गई है। विश्व की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजना है, जिसको भाजपा सरकार का नाम बदलने के बहाने समाप्त कर रही है। जिलाध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा को निरस्त करने का निर्णय एक अत्यंत चिंताजनक व सुनियोजित कदम है और आपके न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार छीना जा रहा है आपसे। और साथ ही मनरेगा को कोऑर्डिनेटर प्रदीप मिश्रा ने कहा कि मनरेगा जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना थी, अब नई योजना के तहत उसमें धन राज्यों में देना होगा और साथ ही जहां कई राज्य पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इस दौरान मधु राय, गंगा प्रसाद, शशिनाथ उपाध्याय, रामधार और साथ ही जोसेफ, भवानी शरण सिंह आदि लोग वहां पर मौजूद रहे। सरकार को ये बता देना चाहते हैं, इस सरकार को घुटने के बल पर लाने का काम करेंगे ताकि इस सरकार को मजबूर होकर ये जो बीबीजी राम जी योजना ले आए हैं इसको बदल करके पुनः मनरेगा कानून को बहाल करें। आज हम लोग जो है मनरेगा कानून बचाओ, मनरेगा कानून संग्राम के तहत यहाँ एक दिवसीय उपवास बैठे हुए हैं। पंडित कमलापति त्रिपाठी पार्क चल रही है। क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3-4 खरबपतियों के पैसे से बनाई गई सरकार है और दिन रात ये 3-4 खरबपतियों के लिए काम कर रही है। इस सरकार का गांव, गरीब, किसान, मजदूर से कोई लेना देना नहीं। ये बात तब और प्रमाणित हो जाती है और पुख्ता हो जाती है जब ये विश्व की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजना मनरेगा
जिससे सबसे गरीब तबके को रोजगार की गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उसको समाप्त करने का कुचग्रस्त है। लेकिन भाजपा करे नाम नहीं, नियत बदली है। 100 दिन के बदले 125 दिन का भरोसा दे रही है, तो क्या बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी का नाम बदलने के बहाने भाजपा के लोगों से ये पूछिए कि जब मनरेगा में 10% राजस्व का हिस्सा था तब तो राज्य सरकारें पैसा नहीं दे पा रही थी। अब इन्होंने जो है उसको समाप्त करने की नीयत से, जहां राज्य सरकारें भारी कर्ज में डूबी हुई है, 7 लाख करोड़ का अकेले कर्ज उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर है, वहां इन्होंने मनरेगा का राजस्व 40% कर दिया। आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार या कोई राज्य सरकार कोई प्रस्ताव भेजने से पहले मान लीजिए 100 करोड़ का प्रस्ताव भेजे तो उसमें 40 करोड़ उनको देना है, तो ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकारें क्यों भेजेंगी, जबकि उनके ऊपर आर्थिक बोझ लगेगा। आर्थिक बोझ से बचने के लिए राज्य सरकारें जब प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेंगी नहीं तो अपने आप ही यह योजना खटाई में चली जाएगी। इन्होंने बकायदा कुचक रच दिया कि मनरेगा कानून इनके जो कुचक रचे हैं उसमें स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इन्होंने प्रमाणित कर दिया कि ये देश के सबसे गरीब लोगों के, किसान के, मजदूर के, गांव गिराव के विरोधी लोग हैं और पूंजीपतियों के। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो जिसमें चालक द्वारा थार गाड़ी से स्टंट किया जा रहा था। थाना गजरौला व यातायात पुलिस अमरोहा द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए थार गाड़ी रजिस्टर्ड नंबर UP 25DX4966 को MV एक्ट के तहत अंतर्गत सीज कर दिया गया तथा चालक साहिब आलम पुत्र खैराती निवासी छंगा दरवाजा थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ने अपनी गलती स्वीकार की तथा भविष्य में इस प्रकार का कृत्य न करने की माफी भी मांगी है और साथ ही पुलिस द्वारा उसे कड़ी चेतावनी देते हुए यातायात नियमों का पालन कराने हेतु निर्देशित किया गया तथा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो इस पर कठोर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।